कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त हैं, तब सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा है। दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रही है। जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। और वैश्विक मंत्र को आज लोगों ने अंगीकार किया है। G20 की अध्यक्षता उसका एक उदाहरण हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, हम सबको भी हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने G20 के इस आयोजन के साथ प्रत्येक भारतवासी को भी जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, ये 4 जनपदों में G20 से संबंधित 11 समिट होने हैं। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिन 20 देशों में दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, दुनिया के 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है, और इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में दुनिया के 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, वे दुनिया के 20 बड़े देशों की G20 की अध्यक्षता का अवसर भारत के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 इस दौरान दुनिया के अंदर वैश्विक समृद्धि, लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रही है। और भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है, भारत को अपनी सामर्थ्य दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी G20 समिट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सब ने जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म साधना की भूमि के रूप में हम सब ने चुना है। हम सबका सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। देश के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे तमाम केंद्रीय मंत्रीगण जो उत्तर प्रदेश से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी सामर्थ्य और उत्तर प्रदेश के अंदर असीम संभावनाएं, ये हम सबकी उपलब्धि है। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान करते हुए पूरे देशवासियों को एक संकल्प दिलाया था और कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष तो हम मना रहे हैं, लेकिन जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब तक की एक व्यापक कार्य योजना को बना करके अमृत काल की इस व्यापक कार्य योजना के साथ हम कार्य करें। ये 25 वर्ष की अमृत काल की कार्य योजना क्या होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने 5 प्रण की याद दिलाई थी। 5 प्रण। गुलामी की सर्वथा समाप्त करना, गुलामी को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हमारी होनी चाहिए। हम उन रूढ़िगत परंपराओं को जो गुलामी के कालखंड में हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बांट चुकी है, उसको पूरी तरह समाप्त करेंगे। लेकिन साथ साथ
भारत की विरासत का सम्मान भी देंगे। अमृत महोत्सव वर्ष में आपने देखा होगा, देश की आजादी के लिए जिन अमर बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन अमर बलिदानियों को, ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति किस प्रकार का भाव प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके स्मारक बनाए गए, उनकी जीवनी पर लिखा गया, गांव गांव में, स्कूल स्कूल में कार्यक्रम चले, गांव में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया और हर घर पे तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। विरासत का सम्मान यह भी है और विरासत का सम्मान वह भी है जो वैश्विक मंच पर आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में होती है। प्रयागराज का कुंभ दुनिया के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रयागराज कुंभ को मान्यता मिलती है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, जो दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। विरासत का सम्मान करने का मतलब यही है कि आज पूरी दुनिया काशी की तरफ आकर्षित हुई है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाना, ये विरासत का सम्मान है और हम सब गौरवशाली हैं कि विरासत का सम्मान करते हुए हम कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का अंगीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।